नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। गुरुग्राम, नमाज और विवाद, ये तीनों का रिश्ता जो है वो काफी पुराना है। कभी खुले में नमाज, कभी सरकार की जमीन पर अतिक्रमण करके नमाज, तो कभी अपार्टमेंट के पार्क में नमाज और अब यूनिवर्सिटी में नमाज के लिए अलग से कमरा। जी हां, यह मामला गुरुग्राम सोहना के जीडी गोयनका यूनिवर्सिटी का है, जहां यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने मुस्लिम छात्रों के लिए कैंपस के भीतर क्लासरूम के पास एक हॉलनुमा कमरा नमाज के लिए अलॉट कर दिया है। प्रबंधन के इस फैसले का गैर मुस्लिम छात्रों ने विरोध किया है, जिसके बाद से वहां पुलिस भी आई, लेकिन मामले को शांत कराने की जिम्मेदारी विश्वविद्यालय प्रशासन ने अपने ऊपर लेते हुए मामले को रफा दफा कर दिया। अभी तक यह पता नहीं चला है कि प्रबंधन ने, यानी यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने क्या फैसला किया है। विश्वविद्यालय की तरफ से बात करने के लिए हमारे सामने कोई भी नहीं आ रहा। हमने 2 बार कोशिश की लेकिन कोई नहीं आया। आज हम बात करेंगे और स्क्रीन पे आपको हम दिखाएंगे कि शिक्षा के मंदिर को मदरसा बनाने की इजाजत किसने दी। मुस्लिम छात्रों के लिए नमाज की जगह तो अन्य धर्मों के लिए स्थान अलग से क्यों नहीं। विश्वविद्यालय में छात्र पढ़ने के लिए आते हैं या नमाज पढ़ने के लिए, यह भी एक सवाल है। और एक सवाल और कि विश्वविद्यालय में सिलेबस में, विश्वविद्यालय के सिलेबस में तुष्टीकरण का कोर्स क्यों। क्या जीडी गोयनका विश्वविद्यालय को गजवाए हिंद का केंद्र बनाया जाएगा? और सबसे अहम यह कि इन सब के पीछे कौन है। क्या विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर तबरेज अहमद हमारे इन सवालों का जवाब देंगे। करेंगे चर्चा, और चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे, उनसे आपका परिचय करवाएंगे। लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखते हैं, रिपोर्ट के बाद अपने मेहमानों से आपका परिचय कराएंगे और चर्चा की शुरुआत करेंगे। लेकिन देखते हैं एक रिपोर्ट। गुरुग्राम के जीडी गोयनका यूनिवर्सिटी में तुष्टीकरण की पीएचडी कराने का फैसला लिया है। इसका गैर मुस्लिम छात्रों पर क्या असर पड़ेगा, ये सोचना शायद यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट ने जरूरी नहीं समझा और 1 अगस्त से यूनिवर्सिटी में मुस्लिम छात्रों को नमाज पढ़ने के लिए अलग से कमरा दे दिया, जिसके विरोध में हिंदू छात्रों ने जय श्री राम के नारे लगाए। पहले यूनिवर्सिटी की गैलरी में भी नमाज पढ़ने की बात कही जा रही है और जिस पर गैर मुस्लिम समुदायों ने सहमति नहीं दी और यूनिवर्सिटी प्रशासन ने मुस्लिम छात्रों को नमाज पढ़ने के लिए अलग से कमरा दे दिया, जिसके बाद काफी बवाल हुआ। पुलिस यूनिवर्सिटी पहुंची। पुलिस के मुताबिक यूनिवर्सिटी प्रशासन ने पूरा घटनाक्रम बताकर खुद ही मामला शांत कराने का भरोसा दिलाया है। इंस्पेक्टर ने बताया कि सोशल मीडिया पर नारे की बात सामने आई थी, लेकिन मौके पर कोई छात्र नहीं मिला और न ही किसी पक्ष से कोई शिकायत दर्ज कराई गई है। यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार धीरेन्द्र परिहार का कहना है वो एक बैठक में व्यस्त थे, सभी छात्रों को समझा बुझाकर शांत करा दिया गया। इस पूरे घटनाक्रम से अब सवाल ये उठता है कि अगर कल हिंदू छात्र यूनिवर्सिटी में पूजा करने लगे, क्या यूनिवर्सिटी प्रशासन उन्हें मंदिर बनाकर देगा? क्या सिखों को गुरुद्वारा बनाकर देगा? और अगर नहीं तो मुस्लिम समुदायों को ये खास सुविधा क्यों दी गई, किसके कहने पर दी गई? कहीं ये विश्वविद्यालय गजवा हिंद का हिस्सा तो नहीं है? ये हम नहीं कह रहे, ये सवाल लगातार सोशल मीडिया पर उठाए जा रहे हैं। न्यूज डेस्क, सुदर्शन न्यूज। जी हाँ, तो सोशल मीडिया पे लगातार ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर शिक्षा के मंदिर के भीतर मदरसा बनाने की इजाजत किसने दी, और सबसे अहम बात यह कि इस बनाने के पीछे मंशा क्या है। क्यों अक्सर गुरुग्राम में नमाज को लेकर के इस तरीके का विवाद खड़ा कर दिया जाता है, और विवाद के पीछे अक्सर वही लोग होते हैं जिनके तार एक दूसरे से पूरे देश में जुड़े हुए हैं। करेंगे हम चर्चा। हमारे साथ रवि परासर है, वीएचपी के प्रवक्ता, मेहताब उस्मानी हैं हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर के तौर पे, खेमचंद शर्मा है बीजेपी प्रवक्ता के तौर पे, और रत्नेश मिश्रा जी है हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पे। और चर्चा की शुरुआत मैं मेहताब उस्मानी जी से करना चाहूंगा। मेहताब जी, ये बहुत बार आपसे इस मुद्दे पर चर्चा हो चुकी है और आपके अपने तर्क हैं और हमारे अपने तर्क हैं। ना आप हमारे तर्क से कन्विंस होते हैं, ना मैं आपके तर्क से कन्विंस होता है, लेकिन जनता जो है जो बताती है कि आप जो कह रहे हो उसका कोई आधार नहीं है। 2 आज जो सवाल हैं
कि जीडी गोयनका विश्वविद्यालय, जो कि केवल गुड़गांव में ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में है और देश के बहुत सारे इलाके में इसके अपने यूनिवर्सिटी है, फ्रेंचाइजी हैं, लेकिन और कहीं से ये खबर नहीं आई है। गुरुग्राम में ये खबर आई है और ये लोग बता रहे हैं, जो छात्र जो चश्मदीद हैं उनसे जो मेरी बातचीत हुई है, उन्होंने कहा कि यहाँ पर अलग से एक कमरा दे दिया गया है और कमरे में नमाज पढ़ने की इजाजत है, अलग से व्यवस्था प्रबंधन की तरफ से किया गया है। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि शिक्षा के मंदिर में नमाज पढ़ने की इजाजत या नमाज के लिए अलग से कमरा देने की इजाजत जो है दूसरे धर्मावलंबियों का अपमान करना है या उनको हस्तक्षेप करना है, डिस्टर्ब करना है, पढ़ाई को डिस्टर्ब करना है? क्या सोचते हैं? सर देखिए, पहली बात तो ये है कि नमाज पढ़ना कोई गलत काम नहीं है, ये आपको भी पता है। तो दूसरी बात देखिए, मैं इसीलिए शुरुआत में कह दूं कि मैंने कभी बोला क्या नमाज पढ़ना गलत है? नहीं, सुन लीजिए, मैंने बताया नहीं ना, मुझे पता है ना, नमाज 5 टाइम नमाज पढ़िए भाई, एक सच्चे मुसलमान की ही तो जरूरत है जी। बात सुनते नहीं। हाँ बोलिए। ये अगर वहाँ के प्रशासन ने या जो भी उस कमेटी के लोग हैं उन्होंने अगर एक अलग कमरा दे दिया है तो इसमें हर्ज क्या है भाई? वो कोई उसमें ऐसा तो नहीं पर्टिकुलर घंटे 2 घंटे बैठे, सिर्फ 5 मिनट का काम है। हो सकता है आसपास मस्जिद ना हो, ये तो बहुत अच्छी बात है। ये तो हिंदू मुस्लिम भाईचारे वाली बात की है उन्होंने कि भाई उनको एक कमरा दे दिया अलग से। हिंदू मुस्लिम भाईचारा कहाँ है भाई? हिंदुओं के लिए तो वहां पर कोई मंदिर नहीं दिया गया भाई, यहाँ पर कीर्तन भी कर लो। सुबह में गुरुद्वारा तो वहां पे नहीं खोला गया, वहां पर कोई चर्च भी तो नहीं है जो संडे को आकर के वहाँ प्रेयर कर लो। तो भाईचारा ये तो एक तरफा तुष्टीकरण है ना। अब सुन लीजिए सर, सुन लीजिए। हाँ, अगर कल को हिंदू छात्र कहते हैं कि हमें एक कमरा दे दिया, हमें पूजा करनी है, तो जरूर जाहिर सी बात है प्रशासन को कहना चाहिए भैया आपको भी अपना काम करना, कर लीजिए, 5-10 मिनट का काम है। तो उसमें हर्ज क्या है आप मुझे बताइए। मैं बताता हूँ क्या हर्ज है। मतलब तो आप कह रहे हैं कि भाई मुसलमानों को जो है वहां पर नमाज पढ़ने के लिए दे दो, हिंदुओं को मंदिर दे दो पूजा करने के लिए, जो सिख छात्र है उनके लिए गुरुद्वारा खोल दो, वहां पे जो क्रिश्चियन है उनके लिए चर्च खोल दो, और जो पढ़ाई लिखाई का काम है वो सड़क पे जाके करो। ना तो मंदिर बनाने की तो आप वही कह रहे हैं ना, ये शुरुआत है ना, ये शुरुआत है ना भाई शिक्षा के मंदिर में। इसके लिए मस्जिदें बनी हुई है ना, वहां जाकर के नमाज पढ़िए आप। कॉलेज कैंपस में पढ़ाई के लिए बच्चे आए हैं ना, पढ़ाई करने दो ना उसको, उसमें क्यों धर्म घुसेर रहो भाई? अगर आसपास नहीं है तो वो वहां पढ़ लेते हैं, क्या 10 मिनट में जाता है कोई? वो थोड़ी करेगा। अरे भाई नहीं भी पढ़ेंगे तो कुछ नहीं होता भाई। इससे पहले हमने भी तो भाई पढ़ाई किया, हमारे साथ जितने मेरे मुस्लिम मित्र थे, हमारे जितने मुस्लिम मित्र थे, पढ़ाई के दौरान मैंने कभी उनको नमाज पढ़ते नहीं देखा, और वो सच्चे मुसलमान है, मुझे पता है वो सच्चे मुसलमान, लेकिन उनको नमाज पढ़ते मैंने नहीं देखा कभी भी। मेरे साथ थे वो, सुबह 10 बजे से लेकर के शाम के 5 बजे तक कभी उन्होंने नमाज नहीं पढ़ी, और वो बहुत अच्छा मुसलमान है। ऐसे ये कैसे कह सकते हो? इसका मतलब क्या? आप कहने का मतलब ये कि जो नमाज नहीं पढ़ेगा वो सच्चे मुसलमान है? नहीं, जो नमाज नहीं पढ़े भाई, पढ़ाई के दौरान नहीं पढ़ना है ना, तो नहीं आज ही से अभी तो मैं सुन रहा हूँ, ये साल 2-4 साल से तो मैं कह रहा हूँ कि आप लोग भाई 5 टाइम नमाज नहीं पढ़ेंगे तो भाई हम सच्चे मुसलमान नहीं होंगे। भाई स्कूल कॉलेज को तो छोड़ दो ना, पढ़ाई के दौरान पढ़ाई करो। जो पढ़ने वाले हैं वो चलते ट्रेन में पढ़ लेते हैं। हाँ तो पढ़ लेते, जिनको नमाज पढ़ना है वो ना आए कॉलेज, वो वापस बगल की मस्जिद में जाए, वहां जाके पढ़े। आप एक चीज मेहताब उस्मानी, आप ये क्यों नहीं समझते हो कि आपके कुछ लोगों के नमाज पढ़ने से बाकी बच्चों को भी डिस्टर्बेंस होता है? क्लास कॉलेज के भीतर में कैसे नमाज आप पढ़ोगे? अब मैं बता, स्कूलों को भी शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, स्कूलों को भी शिक्षा का मंदिर कहा जाता है। और मंदिरों में क्या होता है? मंदिरों में क्या होता है? मंदिरों में पूजा होती है, और पढ़ाई भी पूजा है, पढ़ाई भी पूजा है। जो हिंदू छात्र है, दूसरे छात्र है, उस मंदिर में पढ़ाई को पूजा मान के पढ़ाई करते हैं। आप भी जो है पढ़ाई को नमाज मान करके पढ़ाई करो। उस पूजा के साथ साथ अगर वो अपनी पूजा भी कर लेते हैं तो क्या दिक्कत? नहीं, वो भी गलत है, वो भी गलत है। आप पढ़ने के लिए जा रहे हो, पूजा करने के लिए नहीं जा रहे हो, आप पढ़ाई करो वहां पे। कर्म ही पूजा है भाई साहब। आप चलो सर, ये कर्म ही पूजा होती तो फिर ये मस्जिद मंदिर गुरुद्वारे क्यों खुले होते? लोग भगवान को क्यों मांगते? नहीं, क्योंकि जब जहाँ जो कर्म होता है, आप स्कूल में कॉलेज में आप पढ़ने के लिए जाते हो वो करो। मंदिर में अगर पूजा करना है तो मंदिर जाओ, नमाज करना है मस्जिद जाओ, गुरुद्वारा जाओ, चर्च जाओ, खुला वैसा अलग अलग है। आप चाहोगे जब हम मस्जिद में स्कूल खोल दें वहीं पर सब आए, वो संभव है? नहीं संभव है ना। आप मंदिर में चाहोगे जो हॉस्टल खोल दे, संभव नहीं है ना। आप चाहोगे अस्पताल में स्कूल चलाए, संभव नहीं है ना। तो वही चीज कर रहे हो आप। स्कूल में स्कूल ही रहने दो, उसे यूनिवर्सिटी रहने दो, पढ़ने के लिए बना है, पढ़ाई करने दो वहां पर मंदिर मस्जिद मत घुसेड़ो। रवि पराशर जी क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छी बात कही कि स्कूलों में भी बोल रहे हैं नमाज के लिए काम किया
मस्जिद हो गई, हिंदुओं के मंदिर बनवा दो, सिखों के गुरुद्वारे बनवा दो। और आप बड़ी अच्छी बात कही कि वो पढ़ाई सड़कों पर करो, लेकिन मुकेश जी पढ़ाई सड़कों पर भी कहाँ होने दे रहे हैं? तो सड़कों पर भी बैठ जाते हैं, ये तो पार्कों में भी बैठ जाते हैं। ये ऐसा वक्त दे रहे हैं कि अगर कोई मुस्लिम, सच्चा मुस्लिम भर्ती हो, युद्ध की स्थितियां हो, तो ये बात करेंगे कि वो गोली बारी पहले ना कर ले। तो यहाँ जो काम होना चाहिए वही काम होना चाहिए। और मुकेश जी आपने बिल्कुल सही कहा, मैं भी इलाहाबाद में इस्लामिया इंटर कॉलेज में पढ़ा हूँ। वहाँ पे हिंदू छात्र बहुत कम थे, लेकिन मैं इस्लामिया इंटर कॉलेज में 1980-81 में किसी मुस्लिम छात्र को नमाज पढ़ते हुए नहीं देखा। तो नया फैशन, नई बात चला के आप देश का कौन सा भला करने वाले उसमें ये जरा बताएं। और मुकेश जी अगर सैद्धांतिक रूप से बात कर ले तो ये है कि जब संविधान 1950 में लागू हुआ तब 1976 तक शिक्षा जो है स्टेट सब्जेक्ट था, राज्यों का विषय था, जैसे कानून व्यवस्था है। बिल्कुल। और 1976 आपकी आवाज रवि पराशर जी आपकी आवाज ऑडियो कुछ डिस्टर्ब हो रही है। मैं पीसीआर से कहूंगा एक बार आपका ऑडियो जो है शायद आपका ऑडियो है कुछ सेकंड के बाद जो है वो ठीक हो जाएगा। लेकिन तब तक मैं चाहूंगा कि जो हमारे साथ रत्नेश मिश्रा जी है, कांग्रेस के प्रवक्ता है, मैं उनसे यही सवाल पूछूंगा, उनसे भी जवाब चाहूंगा कि आखिर जिस तरीके से यूनिवर्सिटी में भी अब तुष्टीकरण का कोर्स चलाया जाने लगा है, नमाज पढ़ने के लिए जगह दी जा रही है और उसको फिर प्रमोट भी किया जा रहा है, समर्थन भी किया जा रहा है। रत्नेश जी, क्या आप समर्थन करते हैं इस फैसले का, यूनिवर्सिटी के इस फैसले का? मुकेश जी, पहली बात तो आप ये मत समझिएगा कि ये अंधेरा करके मैं इसका विरोध या समर्थन कर रहा हूं, क्योंकि मेरे यहाँ लाइट चली गई है और मेरे यहाँ लाइट जाने के बाद 20-20 आधे घंटे तक लाइट आती नहीं। और क्योंकि हम योगी जी के शासन में है तो लाइट आने की आशा भी नहीं है। नहीं, आप लोगों को अंधेरा देखने की आदत है ना, तो शायद ऊपर वाले आपको दे रहे। बाकी यूपी में तो सब जगह लाइट है, आपके यहाँ नहीं है, तो मैं दिखवा दूंगा। अब अयोध्या में लाइट नहीं मुकेश जी, मैं चाहूंगा कि आप जिस मुद्दे पे चर्चा कर रहे हैं वो दीजिए ना, ज्ञान की रोशनी फैलाइए। आप दिख रहे हैं हमको, जनता भी देख रही है आपको, और अच्छे लग रहे हैं इस बैकग्राउंड में, आप बोलिए। चलिए जी, देखिए मुकेश जी, हमें एक बात को समझना होगा कि क्या इस बात को लेकर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 28 है उसका सब क्लॉज 3 जो है वो ये कहता है कि अगर कोई ऐसी शैक्षणिक संस्था है जो किसी निजी संस्था के द्वारा संचालित की जा रही है तो वहां पर धार्मिक शिक्षा के लिए और धार्मिक आचरण के लिए परमिट किया जा सकता है। हाँ। ये प्रबंधन के ऊपर निर्भर करता है। बिल्कुल। और अगर प्रबंधन में वहां पर किसी को नमाज अदा करने की अनुमति दे दी है तो मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा मुद्दा बनाया जाना चाहिए। ये बस केवल इस मुद्दे को बहुत ज्यादा हाइप किया जा रहा है। दूसरी बात, मैं जिस विद्यालय में बचपन से पढ़ता था, ठीक है, उस विद्यालय में भी शुक्रवार को जो मेरे मुस्लिम सहपाठी हुआ करते थे उनको या तो मस्जिद भेज दिया जाता था 1:30 बजे से 1:45 बजे तक, या तो और जिस दिन अगर मान लीजिए कोई 2 बजे से कोई टेस्ट है, अगर उस दिन फ्राइडे है तो क्या किया जाता था कि हमारे विद्यालय का जो ग्राउंड था उस ग्राउंड में हमारे यहाँ एक मुस्लिम टीचर थे, वो मौलवी भी थे, तो वो जाते थे, उन बच्चों को 10 या 5 मिनट लगता था, उनको नमाज पढ़ाते थे और फिर वो लोग वापस आ जाते थे। तो ठीक है, जहाँ व्यवस्था है करे, मुझे इसमें कोई विरोध नहीं है, मुझे कोई विरोध नहीं। मेरी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर वहां पे कोई शासन प्रशासन अगर इस तरह का कोई करता है, आप किसी एक व्यक्ति के विरोध के आधार पर आप हमारे संविधान में दिए गए तो अधिकार है निजी शिक्षण संस्थाओं के, आप उनको छीन नहीं सकते। आप डाइवर्ट कर रहे हैं रत्नेश जी। देखिए, आप बहुत ही स्मार्ट आप प्रवक्ता है, मुझे खुशी है कि आप स्मार्ट प्रवक्ता है, लेकिन बात यहाँ ये नहीं हो रही है कि कॉलेज प्रबंधन को अधिकार था कि नहीं इजाजत देने का। बात यहाँ ये हो रही है कि कॉलेज प्रबंधन ने इजाजत क्यों दी। अगर इजाजत दी तो ये बायस था उनका, आप सबके लिए दो या तो किसी के लिए मत दो। आप देख करके एक नई परिपाटी शुरू कर रहे हो, उस परिपाटी का हम विरोध कर रहे हैं और उस पे मैं चाह रहा था कि आप अपनी बात रखें, लेकिन आपने जो संविधान की बात कही सबको ही जानते हैं। ऐसा नहीं कि आप जो कह रहे कोई नई बात है, संविधान हमने भी पढ़ी है, जिस आर्टिकल की बात आप कह रहे हैं वो आर्टिकल हमने भी पढ़ा है, लेकिन आप जो है घुमा रहे हैं बात को। अपना स्मार्टनेस जो है आप जो है
तुष्टीकरण के वो सपोर्ट करने के लिए अपनी स्मार्टनेस जो है आप इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, चलिए मैं रत्नेश जी, ठीक है, आपने अपनी बात रख ली। हमारे पास खेमचंद शर्मा जी हैं बीजेपी की तरफ से, जवाब देंगे आपकी बात का। खेमचंद जी, देखिए, कांग्रेस तो हमेशा से अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करती आई है और वो अपीजमेंट की पॉलिटिक्स से बाहर नहीं निकलेंगे, उसके लिए कोई भी बात हो। अभी आप देखेंगे किस तरीके से झारखंड में इतनी दुखद घटना होती है और भाई बहन चुप रहते हैं। वही भाई बहन यूपी में बार बार जाके राजनीतिक ड्रामा करते हैं, वहां पे वल्चर पॉलिटिक्स करते हैं, लेकिन झारखंड में चुप रहते हैं क्योंकि वहां पे सरकार है, लेकिन वहां पे मुंह नहीं खोलते। तो जहां भी अपीजमेंट हो रही हो वहां पे कांग्रेस उसका साथ देगी, ये तो बिल्कुल सही है। देखिए, तो शैक्षिक संस्थान है, पर्टिकुलरली हायर एजुकेशन के संस्थान है, वहां पे जो रेगुलर गतिविधि है, नमाज की गतिविधि रेगुलर है, इस तरीके की गतिविधि नहीं होनी चाहिए क्योंकि वहां पे शिक्षा के लिए आप आए, आप वहां पे नमाज के लिए कमरा दे रहे हो, इसका मतलब आप लेक्चर के बीच में समय क्रिएट करोगे, आप एक वहां पे इंटरवल क्रिएट करोगे, तो जो रेगुलर स्टूडेंट हैं, जो बाकी के स्टूडेंट, या तो उनको वेट करना पड़ेगा या उनको अननेसेसरी ब्रेक लेना पड़ेगा, या फिर जो अल्पसंख्यक स्टूडेंट हैं जिनको पढ़ाई करनी चाहिए वो पढ़ाई को छोड़ के वो नमाज पढ़ रहे होंगे। धार्मिक काम अपनी जगह इंपॉर्टेंट है और धार्मिक काम के लिए मदरसे खुले हुए, और एक मदरसा नहीं, लाखों की संख्या में मदरसे हमारे देश में हैं, लाखों की संख्या में हमारे पास मस्जिदें हैं, घरों पे भी हम अपनी धार्मिक प्रक्रिया कर सकते हैं, लेकिन शैक्षिक संस्था में करना है, वहां पे हमें अपनी संख्या दिखानी है, वहां पे हमें प्रेजेंस दिखानी है, वहां पे हमें अपना ग्रुप दिखाना है, वहां पे अपनी ताकत दिखानी है, ये सब चीजें सही नहीं है। बिल्कुल, अगर आपको देना है तो सेना की तरह करें। तो तीनों मंदिर भी होता है, मस्जिद के लिए भी जगह होती है, गुरुद्वारे के लिए भी जगह होती है, ईसाइयों के लिए भी जगह होती है। अगर आपको सभी को करना है तो मंदिर में जो हिंदू बच्चे हैं वो जाके अपना पूजा पाठ करें, नमस्कार करें। मैं तो इसका विरोधी, मैं इसका भी विरोधी हूँ। आप देखिए, बच्चों को वहां पर आप पढ़ने के लिए भेज रहे हैं ना, शिक्षा के मंदिर में पढ़ाई ही पूजा है आपकी, आप वहां पर जाकर के दूसरे का बिल्कुल आप, और ये तुष्टीकरण है ना, ये तुष्टीकरण है। एक मैसेज देखिए, ये जो है तुष्टीकरण है, और चूंकि वहां के जो वीसी हैं वहां पर डॉक्टर तबरेज अहमद, और इसीलिए ये चर्चा जो हुई है, तबरेज अहमद का इंटरफेरेंस है वहां पे, और चूंकि वीसी हैं उन्होंने ही इजाजत दी। हालांकि शुरू में लोगों ने विरोध किया, वहां पे जो गैर मुस्लिम छात्र थे जिसमें कि सिख भी है, क्रिश्चियन भी हैं, हिंदू भी हैं, लोग हिंदू केवल कह रहे हैं, लेकिन वहां पर विरोध करने वाले क्रिश्चियन और जो सिख छात्र है उन्होंने भी विरोध किया है। लेकिन बात सिर्फ हिंदुओं की होती है कि भाई हिंदुओं ने नमाज का विरोध किया, बाकी लोगों की बात नहीं करते हैं। पराशर जी, मुझे लगता है कि ऑडियो आपका सही हो गया होगा, आप अपनी बात पूरी कीजिए। कि मेहताब उस्मानी जी की जो बात मैंने सुनी जी, तो ये तो जो आपने कहा कि भाई अगर समानता का अधिकार है तो अगर यूनिवर्सिटी में एक कमरा नमाज के लिए खोल दिया गया है, बना दिया गया है, यानी मस्जिद बना दिया गया है, तो हिंदुओं के लिए मंदिर बना दीजिए, सिखों के लिए गुरुद्वारा बना दीजिए, और बाकी जो बचे हुए धर्म है उनके लिए भी उनके धार्मिक स्थल वहां बना दीजिए। और आपका बड़ा सुझाव अच्छा था, लेकिन उसमें भी बड़ी अड़चन मुझे नजर आती है। आपने कहा कि फिर पढ़ाई सड़कों पर कर लेंगे छात्र, लेकिन ये लोग सड़कों को भी कहाँ छोड़ रहे हैं, सड़कों पर भी तो खुलेआम नमाज कर रहे हैं। गुरुग्राम में तो गुरुग्राम में ये भी एक मुद्दा है, गुरुग्राम में तो ये भी एक मुद्दा है कि भाई सार्वजनिक जगहों पे वहां पर नमाज पढ़ी जाती है, और इसके लिए बहुत लंबी लड़ाई लड़ने के बाद जो है दूसरी चीज ये है कि स्कूल में आप नमाज पढ़ने आते हैं या पढ़ने आते हैं, बुनियादी सवाल है जो आप उठा रहे हैं, ये तो मुझे लगता है इस तर्क के पक्ष में भी होंगे कि अगर जो सेना में मुस्लिम हैं वो लड़ाई की स्थिति में सवाल आपका समझ में नहीं आया, मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। जो सेना में हमारे सच्चे देशभक्त मुस्लिम भाई हैं, वो अगर लड़ाई हो रही होगी सीमा पर, तो क्या नमाज का समय हो जाएगा तो नमाज करने बैठ जाएंगे या गोलियां चलाएंगे दुश्मनों पर? इस बात का जवाब दें। बिल्कुल उस्मानी जी, जवाब दीजिए। ये सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है, ये जवाब दीजिए उस्मानी जी। सर, इनकी बात का मैं क्या जवाब दूं? उनका एक घिसा पिटा रिकॉर्ड है, वही चलाते हैं। इनके अलावा इस मुद्दे के अलावा हिंदू मुस्लिम तो कोई ये जो सवाल है, आप जो कह रहे हैं 5 वक्त का नमाज पढ़ना जरूरी है, बच्चे पढ़ाई छोड़ करके नमाज पढ़ने के लिए जाना जरूरी है, तो उसी पे ये सवाल है ना। नॉलेज के लिए बता दो पहली बात तो, इनको भाई साहब को शायद पता नहीं है कि जहाँ आप बैठ के नमाज पढ़ते कोई जरूरी नहीं वो मस्जिद हो, साफ जगह जहाँ देखिए आप नमाज पढ़ सकते हो। बिल्कुल, तो पहले इनके नॉलेज के लिए बता दो कि नहीं वो कहा जानते तभी तो कह रहे हैं कि आप सड़कों पे भी बैठ जाते हैं। सर, आप बीच में आप या तो उनकी तरफ से बोलो या आप एंकर बन के बोलो। चलो आप बोलो, काम कर लो, चलो आप बोल लो।
तो अगर वो नमाज वहां पढ़ना है तो उनके लिए वो मस्जिद नहीं बना के दी। उन्होंने एक टेम्परेरी कहा कि आपको जगह नहीं, इस कमरे में पढ़ लो आप। कोई वो मस्जिद नहीं बना के दे दी इनको कि आप हाँ रेगुलर बनाओ, रेगुलर नमाज पढ़ो, यहाँ आपको मस्जिद बना के दे दी हमने, ऐसा कुछ नहीं है। एक टेम्परेरी जगह के भाई आपको नमाज किसी को पढ़नी है, वो सारे छात्र नहीं पढ़ते होंगे, ये मैं भी कहता हूँ इस बात को कि सारे उस्मानी भाई देखिए, आप लोग चीजों को समझते हैं, समस्या क्या है, चर्चा क्या हो रही है, बात क्या कर रहे हैं। अरे सर चर्चा नहीं, चर्चा आप ये कह रहे हैं कि भाई मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपने मस्जिद बना दिया, शुरुआत आपने की है, लेकिन मस्जिद आपने नहीं बनाई है, मैं कह रहा हूँ। लेकिन मैं कह रहा हूँ जो बच्चे क्लास को छोड़ करके नमाज पढ़ने जाएंगे, उनके नमाज पढ़ने से जो डिस्टर्बेंस होगा, जो कंटिन्यूटी टूटेगी, उसकी भरपाई कौन करेगा, उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा, कौन करेगा? अगर बीच क्लास में 10 बच्चे उठ करके चले जाएंगे नमाज पढ़ने के लिए। दे रहा हूँ जवाब। हाँ ठीक है। मुश्किल से 5 और 10 मिनट का मैक्सिमम टाइम लगता है। हाँ ठीक है। नमाज पढ़ने के लिए, ठीक है। अगर 10 मिनट के लिए कुछ बच्चे कहते हैं कि जी हम ब्रेक ले लेते हैं, 10 मिनट में आप अपना कंटिन्यू रखो, तो वो 10 मिनट बाद आके ज्वाइन कर लेंगे, उसमें क्या दिक्कत है? 10 मिनट बाद आके आपके लिए एकाग्रता पढ़ाई में जो एकाग्रता होती है वो शायद आपको समझ में नहीं आती है। मैं बताता हूँ, कंटिन्यूटी जो है वो शायद आपको समझ में नहीं आती है। इस्लाम में नमाज फर्ज है। सारी चीजें हम एक बार को खाना नहीं खाएंगे, लेकिन नमाज जरूर पढ़ेंगे। इस्लाम में नमाज फर्ज है, ये आपको भी पता है, मुझे लगता है जितने पैनलिस्ट बैठे हैं सबको पता है। नहीं तो 2-3 चीज देखिए, एक अभी पराशर जी ने सवाल उठाया ना कि सेना में जो देशभक्त मुस्लिम हैं वो लड़ाई की स्थिति में वो क्या करेंगे, क्या मतलब दुश्मन सामने में है, नमाज का टाइम हो गया तो बंदूक रख करके नमाज पढ़ने लगेंगे वहां पे, या गोली चलाएंगे? उनसे मैं उनके लिए मैं उनसे ये क्वेश्चन भी पूछता था, और दुश्मन सामने मुसलमान है तो क्या छोड़ देंगे उसको गोली मारने से? नहीं, वही तो बोले, मतलब दोनों मुसलमान नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, इसका मतलब नहीं, इसका मतलब तो ये भी हुआ ना, दोनों तरफ से अगर मुसलमान तो कोई नमाज नहीं पढ़ रहा है, दोनों एक दूसरे को गोली मार रहे हैं। गुरुजी सुन लो, हाँ, ये फर्ज है अपने, जो उनका फर्ज है ना, पहले तो पढ़ाई करना क्या फर्ज नहीं है? ये पढ़ाई इस्लाम में तो हमारे लिए फर्ज है नमाज पढ़ना पहले, ठीक है, उसके बाद सारे काम ठीक है। मान लीजिए जो मुस्लिम एथलीट है, मान लीजिए मुस्लिम एथलीट है, मैं फर्ज की बात करूं, एक सवाल और मेरे जहन में एक सवाल और है उस्मानी भाई, चूंकि आप ये मदरसा भी चलाते हैं, आपको ज्यादा जानकारी होगी इस्लाम की, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि मान लीजिए कोई मुस्लिम एथलीट है, वो दौड़ रहा है रेस में, एकदम नंबर 1 आने ही वाला, लेकिन नमाज का टाइम हो गया, तो क्या बैठ जाएगा वहां पे? नहीं, तो उसके लिए इस्लाम में ये प्रावधान है कि आप जो पहले काम, जो फर्ज है ना आपका काम, पहले उससे कीजिए, उसके बाद अगर आपको वक्त मिलता है, आपके पास टाइम है, तो नमाज पढ़ लीजिए। तो पढ़ाई में ये लागू क्यों नहीं हो सकता? क्लासरूम में क्यों नहीं हो सकता? हाँ, वही बता रहा हूँ। स्कूल में क्या है कि 90% बच्चे नहीं पढ़ते, 10% जिनको लगता है कि हमें पढ़नी ही पढ़नी है, वो पढ़ते हैं। जाहिर सी बात है, बात खत्म है यहीं पे। कोई जरूरी नहीं है कंपलसरी कर दिया। मुझे आपकी बात, कुछ काम ऐसे होते मुझे चलिए, रत्नेश जी बहुत देर से हाथ उठाए हुए, रत्नेश जी बताइए। खेमचंद भाई साहब को मैं तब से जानता हूँ जब मैं किसी राजनीतिक दल में नहीं था। हाँ। और मैं छात्र था तब मैं इनसे मिला करता था, और तब से ये भी मुझे जानते हैं। मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ कि खेमचंद भाई साहब ने अभी जो मुद्दा उठा दिया कि राहुल गांधी की और प्रियंका गांधी की बहन अंकिता के, देखिए रत्नेश जी और खेमचंद जी, आप दोनों से माफी मांगूंगा, क्योंकि प्लीज आप झारखंड मत जाइए, अभी गुरुग्राम में रहिए सर। गुरुग्राम की बात है, गुरुग्राम का मसला है जी। सुनिए, मैं वहीं आ रहा हूँ मुकेश जी। बात की थी उन्होंने बहन अंकिता की, तो इसलिए उसका जवाब देना जरूरी है। उसके लिए आप देखिएगा, राहुल जी ने भी झारखंड के मुख्यमंत्री जी से कहा कि पूरी कार्रवाई की जाए। मैं व्यक्तिगत बता देता हूँ, जिस दिन मुझे ये सूचना मिली है कि बहन अंकिता का देहावसान हो गया है, उस दिन आप स्वयं मेरा ट्विटर अकाउंट संभाल सकते हैं। मैंने उस पर मांग की है वहां के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से कि अपराधियों को ट्रायल कोर्ट में जल्दी से जल्दी मामला चलाकर उनको कम से कम मृत्यु दंड दिया जाए। ठीक है, चलिए आपने चलिए ठीक है, मैं इस बात पे एग्री हूँ आपके, जो आपने माना खेमचंद जी गलत कह रहे थे, मैं समझ गया इस बात को, मैं आपके साथ एग्री हूँ। अब गुरुग्राम पे बोलिए। हाँ, मैं अब गुरुग्राम पे बोलता हूँ। देखिए, जिस प्रश्न का जवाब आप बार बार उस्मानी जी से मांग रहे थे, और पराशर जी भी ने जो प्रश्न उठाया था, शायद उस्मानी जी उसका जवाब नहीं दे पाए, मैं आपको दे देता हूँ। लेकिन ये मत समझिएगा कि मैं मुस्लिमों का पक्ष ले रहा हूँ या किसी का पक्ष ले रहा हूँ, मैं बस जो वास्तविकता है वो आपको बता रहा हूँ। देखिए, मेरे एक मित्र हैं, इस समय बिहार पीसीएस में वो एसडीएम है, हम लोग तैयारी के समय थे, तो उनसे मैंने यही प्रश्न पूछा था, तो उन्होंने मुझे जो जवाब दिया था वो कहा था कि रत्नेश भाई, अगर कोई मुस्लिम जो युद्ध के मैदान में है, तो वो युद्ध के मैदान में युद्ध करे, और युद्ध करते वक्त वो कहीं डिगे ना,
तो उसको वही फल प्राप्त होता है जो नमाज पढ़ने पे प्राप्त होता है। तो अगर सेना का कोई सैनिक उससे बॉर्डर पे युद्ध लड़ रहा है, तो अगर वो युद्ध लड़ने में अपने शत्रु से लड़ता हुआ भी रह जाता और नमाज नहीं पढ़ता है, तब भी उसको वही पुण्य प्राप्त होगा जो वो नमाज पढ़ता। और दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि पराशर जी, आप कम से कम देश के सिपाहियों को तो इस धार्मिक राजनीति का हिस्सा मत बनाइए, उनको अछूता रहने दीजिए इससे। क्योंकि हमारे देश का जो सैनिक होता है ना, वो युद्ध करते वक्त, मैं अगर देश का सैनिक होता, हो सकता है कि मैं नवरात्रि का व्रत रहूं तो 7 बजे मुझे माँ दुर्गा की आरती करनी होगी। लेकिन अगर मैं युद्ध में, मेरे सामने मेरा शत्रु खड़ा होगा और मैं युद्ध कर रहा हूँ, तो मैं माँ दुर्गा की आरती करने नहीं जाऊंगा। क्योंकि अगर मैं अपने फर्ज को छोड़कर किसी अन्य कार्य को करने जाता हूँ तो मेरी पूजा सफल नहीं होगी। मैं पहले अपने शत्रु का संहार करूंगा, उसके बाद में जाऊंगा किसी भी पूजा पाठ के लिए। और मैं चलिए पराशर जी देंगे जवाब, पराशर जी दे देंगे जवाब जी। हाँ। अरे मैं इसका रामायण से उदाहरण दे देता हूँ आपको, मैं इसका रामायण से उदाहरण दे देता हूँ आपको। जब लव और कुश ने भगवान राम के अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा हर लिया था, हाँ। तो शाम को उनको पूजा के लिए फूल चुन के देना होता था सीता मैया को। उस दिन वो नहीं गए और उनसे जब ये पूछा गया, सीता मैया ने पूछा कि आप क्यों नहीं आए, तो उन्होंने कहा क्योंकि हम क्षत्रिय हैं और हमने युद्ध में किसी को चुनौती दे दी थी, तो हमारे लिए सबसे कर्म और सबसे बड़ी पूजा युद्ध में अपने शत्रु को परास्त करना था, ना कि ले आपके पूजा के फूल चुन के लाना। तो कैसे बात करते हैं? इस पे चर्चा नहीं हो रही। आप सवाल क्या है? मैंने ये सवाल इसलिए उठा, कुतर्क कर रहे हैं। कुतर्क जो सवाल है वो सवाल नहीं है। इस पे आप जो कह रहे हैं वो वही बात उस्मानी जी ने भी कहा। उस्मानी जी ने यही जवाब दिया कि उसका पहला फर्ज है कि वो देश के लिए लड़े, दुश्मनों का संहार करे। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि पढ़ाई करना आपका फर्ज क्यों नहीं हो सकता? मुकेश जी, देश के लिए शिक्षित होने का फर्ज नहीं है। सुनिए ये जो विश्वविद्यालय में बच्चे पढ़ रहे हैं, अब आप बहुत बोल लिए, अब हमें भी सुन लीजिए। आप सवाल पूछ रहे हैं, जवाब ले लीजिए। ये जो विश्वविद्यालय में मेधावी छात्र पढ़ रहे हैं, इनको आप, इनकी मानसिकता आप अभी यहाँ से खराब कर रहे हैं। यही लोग सैनिक बनेंगे, यही सिपाही बनेंगे, यही कलेक्टर बनेंगे जाके आगे। बिल्कुल। आप इनको क्या सिखा रहे हैं? और क्या शिक्षित होना किसी विद्यार्थी के लिए पहला फराइज नहीं है, पहला फर्ज नहीं है, उसका कर्तव्य नहीं है। बिल्कुल। मैं तो आपको ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूं मुकेश जी, मैं 1981 से 1983 तक इटावा में इस्लामिया HMS इस्लामिया इंटर कॉलेज में पढ़ता था। और उन दोनों वर्षों में वो कॉलेज जो है इटावा में आज भी चल रहा है और वो यूनेस्को से संबद्ध भी था उस समय। उन दोनों वर्षों में वहां मुस्लिम छात्र बहुत थे। मैंने तो किसी को मस्जिद पढ़ते हुए नहीं देखा, ये मुद्दा बनते हुए नहीं देखा। ये अचानक क्या हो गया है? कर्नाटक से कभी हिजाब वाला मांग उठ जाता है, कर्नाटक से कभी आप तो पराशर जी स्कूल की बात कर रहे हैं। मैं उस्मानी जी को और रत्नेश जी को मैं बता दूं कि मैं 2006 से 2010 तक मैं पार्लियामेंट कवर करता था और पार्लियामेंट शुक्रवार को जो है सब लोग कर, लेकिन बहुत सारे मुस्लिम सांसद नहीं पढ़ते थे, रहते थे वहीं पे। मैंने देखा हुआ, मैंने बात किया हुआ, बहुत सारे लोग नहीं जाते थे, कुछ जाते भी थे वहां पे, लेकिन ज्यादातर सांसदों को मैंने नहीं देखा कि वो नमाज के लिए गए हैं। तो जब सांसद नहीं जा रहे हैं आपके, अपने ही वाकजाल में फंसे हुए हैं। दरअसल जो फर्ज निभाया जा रहा है तत्काल, उस समय जो काम हो रहा है उसमें आप रत रहिए। तो ये तो आपकी इबादत जैसा है, पूजा जैसा है। आप जो भी कर्म कर रहे हैं उसमें निरत रहिए। और नई मांग क्या उठानी? दूसरी चीज मुकेश जी, अगर हम कायदे कानून की बात कर लें तो मैं, चूंकि मेरी आवाज शुरू में नहीं सुनाई पड़ रही थी, मैं ये कह रहा था कि जब 1950 में देश में संविधान लागू हुआ, उस समय शिक्षा जो है राज्यों का विषय हुआ करती थी, एक्सक्लूसिवली स्टेट सब्जेक्ट था। और जब इंदिरा गांधी ने 1976 में यानी 75 के इमरजेंसी के काल में 42वां संविधान संशोधन किया, वो हम जानते हैं कि किन किन मुद्दों की वजह से विवाद में रहा, लेकिन उसी संविधान संशोधन के माध्यम से शिक्षा को समवर्ती सूची में डाला गया। समवर्ती सूची यानी केंद्र और राज्य सरकार दोनों की स्वास्थ्य और शिक्षा को समवर्ती सूची में डाल दिया गया। अब देश की शिक्षा प्रणाली, चाहे वो सरकारी कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, निजी विश्वविद्यालय हो, निजी स्कूल हो, लेकिन वो चलेंगे तो कायदे कानून से। बिल्कुल। वो अचानक शरिया थोड़ा लागू हो जाएगा वहां पर। बिल्कुल। लेकिन मेरा सवाल यही था, मैं अपने सभी पैनलिस्ट से करूंगा कि ठीक है, संविधान ने जो भी प्राइवेट निजी संस्थान है उनके नियम कानून क्या होंगे, उसका प्रबंधन कौन करेगा, प्रबंधन के नियम क्या होंगे, ये सारे उनको बनाने का अधिकार है। लेकिन वो जो अधिकार बनाते हैं
वो कहीं संविधान का उल्लंघन अगर करते हैं तो उस पर सवाल भी उठाए जाते हैं और वो सवाल उठते रहेंगे। लेकिन यहां सवाल ये है कि आप अगर कोई भी नया नियम बना रहे हैं तो उसका संदेश क्या जा रहा है और आप उस नियम के जरिए संदेश क्या देना चाहते हैं। नमाज के लिए अगर आपने अलग से कमरा बना दिया है तो आपकी मंशा क्या है, उस मंशा पे सवाल है ना। इसीलिए हमने ये सवाल पूछा है और इसीलिए हम ये प्रोग्राम भी कर रहे हैं, ना कि नमाज के अलग से आप कमरा दे रहे हैं, मुझे उस पर कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन बीच क्लास से बच्चों को उठा करके आप नमाज में ले जाइएगा, बाकी बच्चों पे उसका क्या असर होगा और जो बच्चे नमाज के लिए जाएंगे उनकी पढ़ाई भी डिस्टर्ब होगी, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कोई है इस बात का जवाब देने के लिए उस्मानी जी? सर आपसे किसने कहा कि किसी की पढ़ाई डिस्टर्ब होगी नमाज से? मैं आपको बता दूं, अपने बारे में बता रहा हूं कि मैं पहली क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक सिखों के स्कूल में पढ़ा हूं, जो प्योर सिखों का स्कूल था सरदारों का, ठीक है, उसमें पढ़ा हूं बचपन से लेकर 12वीं तक। मेरे फादर भी उसमें अकेले मुस्लिम टीचर थे, वो तो सिख नहीं बने, हम पे कोई सिख कल्चर हावी नहीं हुआ, हम कोई कट्टरवाद नहीं सीखे, हम कोई। आप कहां से कहां को बात आप कहां हमेशा भाई साहब, मेरा ये आपसे सवाल ही नहीं है। आप नमाज पढ़ने के लिए जो बोल रहे हो उसी के ऊपर बोल रहा हूँ कि आप ये बताइए, अगर 4 छात्र किसी कमरे में नमाज पढ़ लेंगे तो उससे क्या इतना बड़ा जो आपने इशू बना लिया उससे क्या हो जाएगा? अच्छा आप बताओ। ठीक, मुझे लग रहा है कि आप चीजों को समझ नहीं रहे हो या समझ करके ना समझ बने हुए हो। नहीं, मैं जो सवाल मैं आपको समझाता हूँ कि मैंने ये समझ चुका हूँ। क्या समझाना चाह रहे हैं, जो आप गलत मैसेज देना चाह रहे हैं। क्या मैसेज गलत दे रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ कि आप बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। क्या आप कह रहे हो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, तुष्टीकरण का सिलेबस चला रहे हो, तुष्टीकरण का सिलेबस चला रहे हो, यूनिवर्सिटी में मदरसा बनाने की कोशिश कर रहे हो और ये गजवाए हिंद का एक पार्ट हो सकता है, संभावना है, क्योंकि इसी तरीके से मैसेज दे करके शुरुआत की जाती है। ये तो आप नमाज की बात कर रहे हो, आपको 2 मिनट की अजान से भी प्रॉब्लम होती थी, उससे किसका भविष्य? नहीं, अभी भी प्रॉब्लम होती है, अभी भी होती है भाई साहब। मैं सुबह में सोया हुआ हूँ, मैं रात में काम से थक के आया हूँ, सोया हुआ हूँ, सुबह में आप मुझे उठा दोगे? ये बोलो ना, आपको मुस्लिमों के हर काम से प्रॉब्लम होती है, ये बोलो सीधे सीधे। नहीं, मुस्लिम अगर जाकर के कायदे कानून से रहते हैं, देखिए कोई भी लॉ एंड ऑर्डर तोड़ता है तो लोगों को डिस्टर्ब होती है, डिस्टर्ब सबको होता है, आपको नहीं होता क्या? 5 साल में नए कानून बनने लगे क्या हमारे लिए? लाउड स्पीकर 5 साल में, इससे पहले 50 साल कांग्रेस की सरकार रही, कोई कायदा कानून नहीं, अब नए बना दिया आपने। तब भी तो मुसलमान देश में थे, अब अचानक आ गए क्या आप जो इस तरीके से कायदे कानून सिखा रहे हैं हमें? तो उससे पहले नहीं थे हमें याद कायदे कानून, किसी ने कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब तो आपको जरा प्रॉब्लम थी ना। खेमचंद जी को प्रॉब्लम थी कांग्रेस की सरकार में, लेकिन वो बेचारे बोल नहीं पाते थे। खेमचंद जी, समस्या पहले होती थी कि नहीं होती थी बताइए, या समस्या 2014 के बाद से ही शुरू हुई है? चलिए खेमचंद जी जवाब देंगे। खेमचंद जी पहले उसकी वजह से अननेसेसरी चीजों को बढ़ावा दिया गया। आवाज आ रही है आपको मुकेश जी? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। कांग्रेस के जमाने में अननेसेसरी चीजों को बढ़ावा दिया। अब उस समय से हमने देखा है कि कट्टरपंथी हर जगह अपनी कट्टरपंथी सोच को बढ़ावा देना चाहते हैं, स्कूल में, कॉलेज में, हर जगह। अरे क्या जरूरत है वहां पे? आप खुद कह रहे हो कि धर्म कहता है कि पहले आपके लिए जो जरूरी चीज है उसको करो, और अगर आप उसको कर रहे हो तो आप ईश्वर की इबादत कर रहे हो, ईश्वर की पूजा कर रहे हो। तो अगर बच्चा पढ़ रहा है और पढ़ना उसके लिए जरूरी है, पढ़ना उसके करियर के लिए जरूरी है, तो बीच में वो नमाज पढ़े, नमाज पढ़ने के लिए अलग कमरा ढूंढे, फिर इकट्ठा हो, क्या जरूरत है? नमाज अगर वो बीच में पढ़ेगा उसकी पढ़ाई छूटेगी, अगर पढ़ाई छूटेगी तो उसका नुकसान होगा, या फिर अगर इंस्टीट्यूशन बीच में ब्रेक देता है तो दूसरे बच्चों को दिक्कत। क्या दिक्कत है, क्या जरूरत है? अगर आपको पूजा करनी सुबह कर लो, घर जाके कर लो। 5 टाइम की नमाज तो बहुत सारे वो लोग भी नहीं पढ़ते जो अपने आप को स्कॉलर कहते हैं, अपने आप को पक्का मुसलमान। मैं तो आपको कहता हूँ कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी अलग से नमाज का कमरा नहीं है, मैंने पता किया है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में नमाज के लिए अलग से कमरा नहीं है। उस्मानी जी पता होगा आपको, पता किया है आपने? आपको पता है वहाँ मस्जिद भी है? हम मस्जिद है ना, लेकिन बच्चे क्लास में रहते हैं, नहीं जाते हैं, सारे बच्चे नहीं जाते हैं। अलग मस्जिद में जाते हैं, लेकिन क्लास के अलग से जाकर नहीं जाते हैं। और ज्यादातर बच्चे उसमें नहीं जाते हैं पढ़ने के, जो पढ़ने के लिए आते हैं ना वो सिर्फ पढ़ाई करते हैं। जब साथ में मस्जिद है तो फिर कमरे में पढ़ने की नहीं जाते हैं ना, कैंपस में है फिर भी नहीं जाते हैं, क्योंकि पढ़ाई करते हैं, वो जानते हैं कि यहाँ पढ़ाई ज्यादा जरूरी है। आप इस बात की गारंटी कैसे ले रहे हैं कि नहीं? मैंने वहाँ के बच्चों से ही बात करी है ना, वहाँ के जो स्टूडेंट है उन्होंने ही कहा है। आप गए हो? हाँ मैं गया हूँ। अरे मैं गया हूँ भाई। हाँ तो फिर यार आप उनसे पूछो ना भाई, क्यों? अरे मैं वहां से पूछ के आया हूँ।
जी जी ये अन्य पराशर जी, बात है। पराशर मुकेश जी, मैं कह रहा हूं इनसे एक बुनियादी प्रश्न पूछिए। बहुत सारे इस्लामिक स्कॉलर जो हैं ये कहते हैं आमतौर पर टीवी डिबेट्स में और वैसे भी कि जो विवादित जगह है वहां पर इबादत नहीं होती है। तो ये कमरा तो अब विवादित है, वहां तो बहुत सारे छात्र इसका विरोध कर रहे हैं। वही नहीं तो कर आप रहा क्यों वहां पढ़ना चाहते हैं, क्यों वहां इबादत करना चाहते हैं? जवाब दीजिए उस्मानी जी। सर, अगर कोई विरोध कर रहा है तो आप उसका उन बच्चों को लाके मीडिया में दिखाइए ना। कौन विरोध? आपके अलावा मुझे लगता है कोई विरोध ही नहीं कर रहा। मैं एक बार फिर से कहूंगा वो वीडियो एक बार चला दीजिए जो हमने दिखाया, वो वीडियो विरोध वाला है। यूनिवर्सिटी के भीतर में जय श्री राम का नारा लगाया, उसके विरोध में उन्होंने कहा है लोगों ने। ये तो वो सारे उसके बच्चे हैं ना वहीं के। आप घर में भी नमाज पढ़ेंगे तब भी जय श्री राम का नारा घर के बाहर लगा दोगे। आपने कोई आम कर रखा है। सांप्रदायिक और मैं आपको बता दूं कि यूनिवर्सिटी प्रशासन ने अभी जो है उसमें ताला बंद कर दिया है। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने ये कहा है कि अभी फिलहाल जो है हमने हालांकि मैंने 4 बार कोशिश करी बात करने की, जो परिहार जी हैं वहां पर रजिस्ट्रार हैं उनसे भी फोन करने की कोशिश करी, फोन उन्होंने नहीं उठाया। इसके अलावा जो वहां पे 1-2 प्रोफेसर और हैं उनसे भी मैंने बात करने की कोशिश की, उन्होंने भी फोन नहीं उठाया। लेकिन जिन्होंने फोन उठाया उनका कहना यह था कि हम आपको कुछ नहीं बताएंगे। तो इस तरीके से तो बातें हो रही है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि वहां चोर की दाढ़ी में तिनका हुआ ना जी। अगर सब सही है, सब तर्क सम्मत है, कानून सम्मत है, धर्म सम्मत है, तो फिर बात करें ना, अपनी बात रखें खुल के सामने, बिल्कुल देश के सामने रखें। क्यों बच रहे? बिल्कुल। समय जो है प्रोग्राम को खत्म करने का, वाइंड अप करने का। मुझे 10 सेकंड का मुकेश जी, 10 सेकंड। ठीक है रत्नेश जी। रत्नेश जी बोलिए। देखिए मुझे जहां तक लगता है कि ये मुद्दा इतना हाईलाइट नहीं होना चाहिए जितना हो रहा है, लेकिन इतना हो रहा है तो मैं पराशर जी से और खेमचंद शर्मा जी से, दोनों लोगों से निवेदन करूंगा कि ये अपनी सरकार में बैठे हुए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी से ये कहें कि आप कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करिए बिल लाकर और आर्टिकल 28 के सब क्लॉज 3 को हटा दीजिए, क्योंकि वो सब क्लॉज 3 ही इन सब विवादों की जड़ है। ठीक है। और अगर वो जड़ ही खत्म कर देंगे, क्योंकि पराशर जी ने कहा था ना कि हमने शिक्षा को समवर्ती सूची का विषय बना दिया। इन्होंने नहीं बनाया भाई साहब, आपने बनाया, कांग्रेस ने बनाया, इमरजेंसी में बनाया, आपने बनाया भाई। वही तो हमने बनाया। देखो ये वही वीडियो है उस्मानी जी, देख लीजिए। वो आपकी यूनिवर्सिटी के भीतर के छात्र जो विरोध कर रहे हैं। ठीक है, आप कह रहे हैं कोई विरोध नहीं कर रहा है। चलिए इसी वीडियो के साथ अपने जितने भी मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं सबका धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े और अपनी बातें रखी। रवि पराशर जी आपका, मेहताब उस्मानी जी आपका, रत्नेश मिश्रा जी और खेमचंद शर्मा जी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े और अपनी बातें रखें। लेकिन नमाज पे जो मसला शुरू हुआ है GD गोयनका यूनिवर्सिटी में, वो मसला बना रहेगा, क्योंकि अभी तक जो यूनिवर्सिटी प्रबंधन है उन्होंने अपनी तरफ से कुछ भी साफ नहीं किया है। हालांकि पेरेंट्स टीचर जो मीट होता है उस मीट में भी यूनिवर्सिटी की तरफ से कहा गया है कि बीच बचाव करके मामले को सुलझा लिया जाएगा। लेकिन सुलझाने का सॉल्यूशन क्या होगा? क्या सही में कमरे को बंद करके रखा जाएगा, नमाज की जो व्यवस्था की गई है उसे खत्म की जाएगी? इस पर यूनिवर्सिटी प्रशासन ने अभी तक कुछ भी साफ नहीं किया गया। और अगर यूनिवर्सिटी प्रशासन इसे आगे इजाजत देती रहेगी तो इसका विरोध भी इसी तरह जारी रहेगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। नमस्कार।